हेलो माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहले आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप पढ़ रहे होंगे। इसी बीच नए त्यौहार आते हैं जाते हैं, आप ये समझिए कि ये साल आपके जीवन में काफ़ी कुछ चीज़ें नई लेके आए और आप जो सोच रहे हैं आप वैसा ही कर पाएँ। आप एक्चुअल में मेहनत कर पाएँ अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। ये नहीं कि आप सोच रहे हैं और हो नहीं पा रहा है। अगर आप 11-12 में हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। अगर आप अभी 10 में हैं, 10 से 11 में गए हैं, तो क्लास 11 बच्चों बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी होती है। क्लास 11 बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप 11 में जाएँगे, कुछ बच्चे कुछ 11 से 12 में जाएँगे, तो उनके लिए तो ये गोल्डन टाइम है। तो वो अपने ड्रीम को टारगेट करें अच्छे से और जो अपना ड्रीम है उसको लिखें एक जगह पे। क्या उनको करना है उसके लिए, कैसी उनको गाइडेंस चाहिए, वो सब आप उसको कर सकते हैं। और वहीं जो अभी एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं बोर्ड का या जेई का, तो उनके लिए मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं। और अगर आपकी प्रोग्रेस में या कहीं पर भी मेरी थोड़ी भी मदद की ज़रूरत होगी, हेल्प की ज़रूरत होगी, कोई डाउट है इस तरह से, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा अबाउट में जाके। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, साल की पहली वीडियो है। वैसे तो एक वीडियो आ चुकी है, वो एक दिन पहले शूट की थी, रात की थी वो। लेकिन अभी जो मैं अभी शूट कर रहा हूँ, अभी कुछ देर में आ जाएगी, वो है इंक्लाइन प्लेन से रिलेटेड। ठीक है। तो बच्चों, जो पहला हमारा टॉपिक है आज का, जो एफबीडी का टॉपिक है, वो है इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है। हम एफबीडी चल रहे हैं, एफबीडी को हम कंप्लीट डिस्कस कर रहे हैं, तो काफ़ी डिटेल में चल रहे हैं हर एक टॉपिक में। तो आज हम कर रहे हैं इंक्लाइंड प्लेन वाले क्वेश्चन। ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन कंसेप्ट। ठीक। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिए, फिजिक्स में कुछ रटने का नहीं होता, आप क्वेश्चन के थ्रू भी समझ सकते हैं। जब आप थ्योरी करते हैं तो एक तो कंसेप्ट होता है कि भाई डिस्टेंस ही होता है, डिस्प्लेसमेंट ही होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको थ्योरी में नहीं मिलेंगी, वो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से आएंगी। तो आप जब भी कोई कंसेप्ट पढ़ते हैं तो आप थ्योरी ज़रूर, उसके साथ क्वेश्चंस और थ्योरी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। और थ्योरी को रिवीजन करने की ज़रूरत होती है बार बार। बस क्वेश्चन के थ्रू आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी थ्योरी अपने आप ही ऑटोमेटिक रिवाइज होती जाएगी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज टॉपिक है वो है इंक्लाइंड प्लेन कंसेप्ट। अभी तक आपको इतना तो पता है बच्चों, जैसे ये हमारी कोई इंक्लाइंड प्लेन है ये, और ये हमारा थीटा है। ठीक है। इस इंक्लाइंड प्लेन में मैं, ये वैसे तो एफबीडी है लेकिन मैं इसमें वर्क एनर्जी, रोटेशन, सब पूरे का कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा। अगर मैं आपको बताऊँ, तीनों चैप्टर का मैं सारा एक साथ ख़त्म करूँगा, और जो जो उसकी रिलेवेंट चीज़ें हैं आप उसको पढ़ लेंगे। बाद में जब आप चैप्टर में जाएंगे तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। या आप सारा पढ़ के इसको देख सकते हैं वीडियो को। तो मान लीजिए कोई एक मास एम है, ये हम ऑलरेडी एफबीडी में डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में, और ये ऐसे नीचे को आ रही है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है तो आप कहेंगे कि मासाब, ये एम जी नीचे आ गई। ठीक है। मासाब कहते हैं आजकल, एक बच्चे ने कल मासाब कहा है तो मासाब ही हुआ। तो इधर एम जी कॉस थीटा। ठीक है। तुम कहोगे ठीक है मास्टर। आगे आप देखेंगे इस साइड को जो हमारा इसका कंपोनेंट होगा वो होगा एम ए साइन थीटा। आप कहोगे ठीक है मास्टर। ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, हमने इसको रिजॉल्व भी कर रहे हैं। और अभी फ्रिक्शन मैं नहीं ले रहा हूँ, फ्रिक्शन को छोटे ऐप से दिखा रहा हूँ, नो फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस है। तो आपसे कहेंगे अगर इसकी एफबीडी क्या होगी, तो आप कहोगे मास्टर आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ठीक है। और जो एम ए है, ये एम जी है, सॉरी एम जी है, जो एम जी साइन थीटा है इक्वल टू एफ। ठीक है। और एफ इक्वल टू हम एम ए कहते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एम से एम कट गया, तो एक्सलेशन इस केस में आ गया जी साइन थीटा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। अब हम सेकंड केस डिस्कस करते हैं, अगर फ्रिक्शन आ जाए। अब यही क्वेश्चन है बच्चों, मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है। अब फ्रिक्शन की कहानी शुरू हो रही है। तो इसमें ये सीधी लाइन है, ये टेढ़ी होगी थोड़ी सी, और ये मास एम है। ठीक है। ये अगेन नीचे को गिर रहा है, ये एंगल तो आपका थीटा ही है, नीचे को आ रहा है।
ठीक है, इंक्लाइन डाउन हो रही है चीज़ें। अब इसमें फ्रिक्शन है, तो जब ये नीचे को आएगा तो फ्रिक्शन इस साइड लगेगा। मान लीजिए कोई काइनेटिक फ्रिक्शन इस साइड है। अब आप अगेन इसको रिजॉल्व करेंगे, ये आपका mg है, तो यहाँ अगर इसको ब्रेक करेंगे, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ ये कैसे करना है। mg cos थीटा हो गया, ठीक है, ऊपर तो नॉर्मल रिएक्शन है ही अपना बंदा, और इस साइड हमारा mg sin थीटा हो गया। क्लियर। अब देखिए आपने पढ़ा है फ्रिक्शन की चीज़ें पढ़ी होंगी आपने। फ्रिक्शन सबसे नॉर्मली हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जब बॉडी रेस्ट पे होती है उसके कुछ टाइम बाद हमारा जो फ्रिक्शन हम इतना अप्लाइड फोर्स लगा देते हैं तो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग में चेंज होता है। तो लिमिटिंग क्या होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है। उसके बाद बॉडी मोशन करने वाली ही होती है। जैसे ही मोशन करती है तो फिर हमारा जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक होगा, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जनरली जो वैल्यू है वो नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शन होगी, और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक म्यू क्यू आ जाता है जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इतना आप जानते होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। अगर आपने ये बच्चों पहले पढ़ा नहीं है फ्रिक्शन तो आप ये वीडियो ना देखें, मैं आपको सही सलाह दूंगा। अगर आपको समझ में आ रहा कि हाँ भाई एफ के इक्वल टू ये होता है तो आप इसको देखें, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन के बिना आप इसको नहीं देख सकते, ठीक है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम इस पर अगेन एफ बी टी लगाते हैं, तो आर इक्वल टू तो वही हो गया एम जी कॉस थीटा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अब इसमें अगर आप एम ए इक्वल टू लगाओ, जो एफ इक्वल टू आपने एम ए लगाया, तो एम ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा होना चाहिए, और एक फ्रिक्शन भी आप इसमें माइनस कर देंगे। तो एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा, और ये हो जाएगा म्यू के इंटू आर, ठीक है। आर की वैल्यू अगर आप देखें एम जी कॉस थीटा यहाँ पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा इंटू म्यू के। तो एम हट गया तो जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा। ये तब हमारा एक्सेलेरेशन होगा बच्चों जब हमारा फ्रिक्शन की कहानी होगी। तो मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि आपको फ्रिक्शन आना चाहिए। देखिए जब बॉडी हमारी मूव कर रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगता है ये आपको पता होना चाहिए। सबको पता है मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। एफ के म्यू के आर हो गया। फ्रिक्शन तीन टाइप के होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट है, आप कितना भी फोर्स लगा रहे हैं उस पर, उसका स्टैटिक फ्रिक्शन ही इतना ज़्यादा है कि बॉडी अब मूव नहीं कर रही। आपको कम से कम इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि जो उसकी बॉडी है, जो सिस्टम है हमारा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन से आपका फोर्स ज़्यादा हो, अप्लाइड फोर्स। तो हम जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है जिसके बाद बॉडी मूव करने वाली होती है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आफ्टर देन जब बॉडी मूव कर रही है तो उसमें कांस्टेंट फ्रिक्शन लग रहा है जो उसको रोकता है। जैसे क्रिकेट की बॉल चल रही है तो उसको रोकता है कोई उसको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अब वो दो टाइप का हो सकता है, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जनरली उसको आप काइनेटिक कह के चलिए। तो फ्रिक्शन जो है नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शन होता है। जब भी हम इसको ओपन करते हैं तो यहाँ म्यू क्यू आ जाएगा, स्टैटिक में म्यू एस आ जाता है, लिमिटिंग में म्यू एल आ जाता है। तो मैंने क्या किया, फोर्स एफ बी डी में सारे दिखाने होते हैं और मोशन के ही डायरेक्शन में लाने पड़ते हैं, तो मैंने एम ए इक्वल टू ये कर दिया। तो ये दो फॉर्मूले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये तो दो चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ हम डिस्कस करते हैं इसमें। अब ये जो है ना बच्चों, ये तो न्यूटन के लॉज हैं, ठीक है। एनएलएम में आप इसको पढ़ते हो। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रोलिंग मोशन में क्या होगा। अभी मैंने आपको रोलिंग का कहानी नहीं बताई थी, ठीक है। चलो रोलिंग डिस्कस करते हैं। इसी के उसमें कर रहा हूँ मैं ताकि आप कंपेयर कर पाएँ। अच्छा जी, तो मान लीजिए हमारा कोई ये एक, यहाँ पर बना लो इसको, ठीक है। ये हमारा एक क्या है, इंक्लाइन प्लेन है। इस बार ऐसे बना दिया, ठीक है, ताकि आप बायस ना हो के ऐसे ही होगा। ये कैसे भी हो सकता है। एच हाइट है, ठीक है, और यहाँ पर कोई एंगल थीटा है, क्लियर है। अब यहाँ पे कोई एक रोलिंग बॉडी है, यहाँ पे कोई भी है, मुझे नहीं पता क्या है, रिंग हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है, रोलिंग बॉडी है। आप ये समझिए रोलिंग सिस्टम है, रोलिंग ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ले लीजिए, रोल करते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है। रोलिंग समझ रहे होंगे आप। रोलिंग में क्या होता है, एक फिक्स एक्सिस में आप देखेंगे मोशन होगा, ठीक है। तो ये नीचे तो यहाँ से आ रहा है लेकिन जो इसकी एक्सिस है ना उसमें भी रोटेशन हो रहा है, क्योंकि रोटेशन का कंसेप्ट यहाँ आ जाता है।
तो अगर ये होता है उस केस में हमारी आपसे क्या पूछा जाता है कि ये बंदा नीचे को आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो भैया इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछा जा सकता है, तो कई सारी चीज़ें आएंगी। तो आप देखिए, रोलिंग बॉडी जब भी आ रही है, एक तो नीचे को आ रही है, तो उसके बाद दो टाइप की एनर्जी होती है। एक तो होती है हाफ एम बी स्क्वायर, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ट्रांसलेशन भी है उसमें और रोटेशन इफेक्ट भी है। और दूसरा होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम कहते हैं आई ओमेगा स्क्वायर। अब देखो एच हाइट पे ये बॉडी है यहाँ से, और ये यहाँ पहुँच गई रोल करते हुए, ठीक। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो इस पर, सॉरी एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। तो आप देखो ये जो बॉडी है, यहाँ पे हमारी जो बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू हाइट क्या होती है, एम जी एच, इसका मास एम ले लो। और जब ये नीचे आ रहा है तो क्या गेन कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो है गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन करी, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, आपने पढ़ा भी होगा कि ट्रांसलेशनल हाफ एम बी स्क्वायर प्लस रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम अगर थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो इसका जो फॉर्म है वो ये है, क्या, 1 + के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है रेडियस ऑफ जायरेशन के फॉर्म में है। तो यहाँ से अगर आप क्या निकालें, v निकालें, ठीक है। ये तो एम जी एच यहीं रहा, m से तो m कट गया, एक m से कम कट गया। तो यहाँ से जब v निकालें तो v क्या आ जाएगा, √2gh ओवर 1 + के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। यह आपने रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा होगा, जो के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर है, यह है रेडियस ऑफ जायरेशन, ठीक है। यह निकल जाती है। ये तो हमारा v हो गया। अगर आपसे कोई पूछे इसमें कि बताओ, क्वेश्चन जनरली ये आता है कि यहाँ इस सरफेस पे 3 लोग थे। एक था हमारा रिंग, ठीक है, एक रिंग थी, क्लियर। और दूसरी थी हमारी सॉलिड सिलेंडर, और तीसरा था बच्चों हमारा सॉलिड स्फीयर, ठीक है, सॉलिड स्फीयर। ये 3 लोग थे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है। एक बार यहाँ से रिंग फेंकी गई, एक बार यहाँ से सिलेंडर फेंकी गया, एक बार यहाँ से सॉलिड स्फीयर फेंका गया, ठीक है। जब तीनों फेंके तो तीनों फेंकने पे कौन पहले पहुँचे, कौन नीचे पहले पहुँचेगा। देखो आपको के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर पता होना चाहिए सबसे पहले। देखो इसमें हाइट सेम है, जी सेम है, तो डिपेंड किस पे करेगा, के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर। तो रिंग के लिए जो के स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर है, जो रेडियस ऑफ जायरेशन है, वो आर स्क्वायर के बराबर होती है। तो रिंग के लिए जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की वैल्यू होती है बच्चों, वो 1 होती है, ठीक है। रोटेशन में आपने पढ़ा होगा, सॉलिड स्फीयर में जो होगी वो हाफ होता है, और जो हमारा सॉलिड सिलेंडर में हाफ होता है, और सॉलिड स्फीयर में 2/5 होता है। तो जैसे ही आप इनकी वैल्यू यहाँ रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, रिंग के लिए आ जाएगा आपका √2gh। रिंग के लिए तो आएगा √gh आ जाएगा, नीचे 1 और 1 2 हो जाएगा। अच्छा, ये रिंग के लिए है। अगर सिलेंडर के लिए देखें आप, तो सिलेंडर के लिए आप कितनी वैल्यू रखोगे, 1/2। तो जैसे ही 1/2 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा √4gh/3। उसके बाद आप देखोगे, अगर आप 2/5 रखोगे तो 7/5 तो हो जाएगा √10/7gh, ठीक है। तो आप इन तीनों से देख सकते हैं, जो स्पेयर है, जो आपका सॉलिड स्पेयर है, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, समझ रहे हैं। तो ये हमने रोटेशन का भी एक साथ आपको डिस्कस करा दिया, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं इस बात को। अच्छा, अगर इस केस में एक्सेलरेशन निकालना होता, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो मैं सजेशन दूंगा, लिखिए इसको आप, ठीक। अगर बच्चों इस केस में आपको एक्सेलरेशन पूछा जाएगा कभी यहाँ पे, ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, ये तो हमारा क्या निकला था, ये हमारा v निकल गया था। तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा एफ बी डी है, एफ बी डी के टर्म में लिख दें तो क्या हो जाएगा, अगेन वही एम ए इक्वल टू एम जी साइन थीटा तो रहेगा ही, ठीक है, माइनस हमारा हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे जो टॉर्क होगा ना, टॉर्क के हिसाब से अगर हम फोर्स को वो करेंगे रिजॉल्व, तो हो जाएगा आई ए ओवर आर स्क्वायर। ये कैसे आया देखिए, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इंटू
फोर्स आर्म जो भी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मान लो नॉर्मल रिएक्शन हो गया आर, ठीक। और टॉर्क इक्वल टू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सलेशन। दोनों को अगर आप इक्वेट करो तो आई अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ डॉट आर हो जाएगा। तो यहाँ से एफ की वैल्यू, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई अल्फा ओवर आर स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये ए है, हाँ ए है, एक्सप्रेशन ए है यहाँ पे। तो ये हमारा ये बन जाएगा, ये मैंने यहाँ रख दिया। तो अगर आपसे कोई फॉर्मूला पूछे तो एक्सलेशन हो जाएगा आपका, फॉर्मूला बता रहा हूँ डायरेक्ट, जी साइन थीटा। इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे आगे को, 1 प्लस आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो भी ऑब्जेक्ट देगा आपको, ये हो गया, ठीक है। तो मैंने साथ में ही आपको ये वाला कंसेप्ट भी बता दिया। अगर आप बाद में रोटेशन में जाओगे फिर इसको दोबारा पढ़ोगे, समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, मैं ऑलरेडी पहली वीडियो में करा दिया है, तो मैं इसमें ज़्यादा बात नहीं करूँगा। जैसे मास m है बच्चों, तो क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो ये एंगल है ये हमारा थीटा है। जैसे अब हमारा हो क्या रहा है, ये भी मोशन कर रहा है, ठीक है, ये भी कोई एक मोशन कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो एक्सलेशन है ए है, उसमें और थीटा में रिलेशन बताओ, ताकि ये ब्लॉक जो है इस वेज सिस्टम में क्या हो, स्टेशनरी हो, ठीक है। आपसे क्वेश्चन आएगा, या तो सीधा आ जाएगा फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा, या आ जाएगा फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड थीटा सो दैट ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है और कई बार पूछा भी गया है। तो मैंने इसको आपको कंपोनेंट, देखो इसका तो आप कंपोनेंट ब्रेक करोगे, लेकिन ये वाला जो एक्सलेशन है ये इसके लिए क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जैसा। तो ये इसका एक्सलेशन इस साइड है, तो हम इसको जब रिजॉल्व करेंगे तो हमारा ए और थीटा में रिलेशन आता है जी टेन थीटा, ठीक है। आप पहली वीडियो देख सकते हैं जिसमें एक्सलेशन वाली एफबीडी की पहली वीडियो है, उसमें मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। थोड़ा टाइम बच जाएगा हमारा। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ स्मूथ ब्लॉक इज रिलीज एट रेस्ट, ठीक है। तो एक कोई स्मूथ ब्लॉक होगा, वो रेस्ट ऑन 45 डिग्री इंक्लाइंड, देन स्लाइड डिस्टेंस डी। आपने रेस्ट पे छोड़ा तो डी डिस्टेंस नीचे आया। आपसे कह रहा इफ़ टाइम टेकन टू स्लाइड ऑन रफ मतलब फ्रिक्शन का कंसेप्ट आ गया, इज एन टाइम लार्ज एज दैट ऑफ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन तो जेई में आया है, मुझे नहीं पता कौन से ईयर में आया है। आप ये छोड़ दीजिए कि कौन सा जेई में आया कौन सा नहीं आया, आप बेसिक टू एडवांस करिए ना। सारे क्वेश्चन को आप पहले बेसिक करिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके बढ़ाइए, समझ रहे। इसको कैसे करेंगे, देखो आप दो सरफेस है, तो मैं पहले दो बना लेता हूँ। मान लीजिए पहला सरफेस है, ठीक है, ये दूसरा सरफेस है। एक इसमें रफ बना लीजिए कोई, एक इसमें स्मूथ बना लीजिए। अच्छा जी, अब देखिए बच्चों, मान लीजिए कोई मास m है। अच्छा एंगल दिया है आपको, थीटा लिख ले रहा हूँ मैं, 45 है, हाँ इसको मैं थीटा लिख रहा हूँ फिलहाल, और यहाँ पे m मास है। तो d डिस्टेंस आ रहा है, मान लो यहाँ से यहाँ तक आया, कहीं भी आया मुझे नहीं पता, d डिस्टेंस उसने ये कहा नहीं है, नीचे तक पहुँच जाएगा, d डिस्टेंस कहीं पर भी हो सकता है, ठीक। तो कह रहा है कि टाइम टेकन टू स्लाइड ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन इज n टाइम लार्जर एज दैट ऑफ स्मूथ, ठीक। अच्छा जी, अब देखिए आप यहाँ पे जो आपका एक्सलेशन होगा, अगर ये स्मूथ मानते हैं, अगर इसमें फ्रिक्शन जीरो है, इसमें फ्रिक्शन जीरो नहीं है, रफ प्लेन मतलब फ्रिक्शन का कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक। तो पहले केस में देखते हैं, पहले केस में एक्सलेशन अभी निकाला था हमने, ये आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, नहीं तो निकाल लेना, वहाँ पे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसमें एक्सलेशन अलग होगा, इसमें एक्सलेशन क्या होगा, A2 इक्वल टू, इसमें जो बच्चों एक्सलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा जी साइन थीटा, अभी निकाला था हमने, माइनस म्यू कॉस थीटा का डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। देखो ये याद करोगे, ये अपना भी याद हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन के लिए म्यू जीरो हो जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, जी साइन थीटा, ठीक है। मान लीजिए इसमें जो टाइम लगा वो T1 है, इसमें जो टाइम लगा वो T2 है, ठीक है। अभी हम कंडीशन भी लगाएंगे, क्लियर। अच्छा डिस्टेंस d कह रहा है, तो मतलब इसमें भी डिस्टेंस d है, इसमें भी d है, यहाँ तक समझ गए। इनिशियली एट रेस्ट का मतलब भी बता दिया है आपको उसने कि u जीरो होगा इनिशियली, जब टाइम जीरो होगा तो दोनों केस में u जीरो होगा, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा लॉज ऑफ मोशन लगाते हैं, कौन सा वाला,
थर्ड वाला, सेकंड वाला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू ये तो जीरो हो जाएगा, तो एस डिस्टेंस डी है, डी इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डिपेंडेंसी देखें, डी तो दोनों में सेम है, एक्सलेशन अलग है, टाइम अलग है, तो एक्सलेशन का रिलेशन अगर निकालें तो एक्सलेशन इक्वल टू 1/√t हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए दो केस है हमारे, दो केस के लिए अगर आप लगाओगे, ठीक है, तो आपको ये कहा गया है, अगर इसका आप A1 ले रहे हो, ठीक है, इसका आप T1 ले रहे हो, आपसे ये कहा है बच्चों कि टाइम टेकन टू स्लाइड ऑन रफ प्लेन इज n टाइम एज स्मूथ, मतलब जो T2 की वैल्यू है वो हमारी क्या है, वो है n टाइम T1। ठीक है, डिस्टेंस तो d है ना, तो अब इसमें लगा देते हैं, इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूँ, A2 इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब जब इसमें हम लगाएं दो के लिए, तो A1/A2 दो केस, ठीक है, तो ये हो जाएगा T2 ऊपर आ जाएगा, T1 नीचे आ जाएगा, और रूट में है तो रूट में पावर हाफ। ठीक, T2 की वैल्यू रखिए, T2 की वैल्यू है n टाइम T1 ओवर T1 इसकी पावर हाफ। T1 से T1 कैंसिल हो गया, तो आया कितना, n है। ठीक है, तो n में अगर आप देखेंगे, हाफ नहीं होगा, सॉरी गलती हो गई, ये तो स्क्वायर है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर है, ठीक है, पावर स्क्वायर है, तो हमारा ये आ जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, हाफ कैसे आएगा, देखो ये तो ये है ना, A/T1 स्क्वायर हो गया। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ये कह सकते हो आप, तो A1/A2 आ गया आपका n स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू ये पुट करिए, A2 की वैल्यू ये पुट करिए, रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको पुट करें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कर लेते हैं इसको, A1 की वैल्यू मेरी है जी साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू n स्क्वायर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्व करके आपका आ जाएगा म्यू इक्वल टू, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, मेरे पास जगह की कमी है, जब आप इसको इधर ले जाओगे तो जी के साथ n स्क्वायर आ जाएगा, तो जी n स्क्वायर 1 माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, और म्यू कॉस थीटा, तो आप इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, आपका ये आंसर होगा। तो इसका मतलब है इसमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो 1 - 1/n स्क्वायर होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ये है, अगर मैं आपको बताऊं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, आप घर में करिएगा इसको। तो क्वेश्चन ये है बच्चों की, एक बॉडी है इंक्लाइन, ये हमारा दो प्लेन है, ठीक है, ये स्मूथ प्लेन है, तो स्मूथ प्लेन में यहाँ पर मास m है, आप घर में करिएगा इसको, ये डिस्टेंस d है। ठीक है, इस d डिस्टेंस को ट्रैवल करने में टाइम t लगता है, ठीक है, t1 लगता है। अच्छा जी, और दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है कि ये रफ सरफेस है, ठीक है, जे में आया हुआ है, इसका मास m है। ठीक है, तो रफ सरफेस को नीचे में ये जो टाइम, ये वाली डिस्टेंस है d है, लेकिन जो इसमें टाइम है वो 2 गुना लगता है T1 के कितना लगता है, 2 गुना लगता है, यहाँ से यहाँ आने पे, ये थीटा है कुछ, ये थीटा है कुछ। क्लियर है? अच्छा, पिछले क्वेश्चन में आपने जो आप सोच रहे होंगे साइन थीटा और कॉस थीटा कहाँ गए ना, हमने थीटा 45 रखा उसमें, जब आप सॉल्व करेंगे उसमें थीटा 45 रखोगे। ठीक है, अच्छा, और आपसे ये कहा, इसमें ये कहा रखा है, क्वेश्चन में ये कहा है कि सेम क्वेश्चन है, आपसे कहा है कि जो डिस्टेंस है इनका, ठीक है, म्यू की वैल्यू निकालिए। अगेन वही कह रखा है क्वेश्चन कि म्यू के की वैल्यू निकालिए। क्वेश्चन मैं बता दूं, क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी टेक टाइम T1 इन स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है, और 2T1 इन रफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड म्यू के। ठीक है, इजीली है, वैसे ही निकालोगे जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, और मैं अगर आपको बताऊँ आंसर जो आएगा, मैं आंसर दे देता हूँ, अपना चेक करना कि आंसर ये आएगा या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये आंसर आपका आएगा, क्योंकि थीटा नहीं दिया है ना, पिछले क्वेश्चन में थीटा दिया था, मैंने 45 रख दिया था वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा, एक बात और बच्चों, जैसे मान लो कभी ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका एक क्वेश्चन है
ठीक है, नीट वालों के लिए है स्पेशल, क्योंकि जे में तो ऐसा नहीं आता है। तो मान लो ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो आपसे ये कहा गया ये वाला एंगल 30 दे दिया मान लो, ठीक। और आपसे कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि एक मास m है जो नीचे को मोशन कर रहा है, ठीक है, A B C। तो आपसे ये कह रहा है कि म्यू के की वैल्यू निकालिए। तो बच्चों म्यू के कितना होगा ऐसे केस में, ठीक है। तो आप देख के ही निकाल सकते हैं ऐसे केस में कि म्यू के कितना होना चाहिए, ठीक। आप देखिए म्यू के हमारा क्या होगा, आप म्यू के की वैल्यू ये देखिए कि 10, अगर आपने स्लोप का कंसेप्ट पढ़ा है 10 एंगल ऑफ BAC होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर आपने पढ़ा है ना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को ये डिफाइन करता है ये वाला। तो ये आपका 30 है, ये 90 होगा, तो ये कितना होगा 60 होना चाहिए। तो 10 60, ठीक है। हमने क्यों लिया आपको पता होगा ना, ये एंगल हमने आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन पढ़ा होगा कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जो ये इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो एंगल बनेगा ना, ये बॉटम सरफेस पे, इसको आप लोगे, याद रखना इस बात को। तो आंसर 10 है ये, तो आंसर आ जाएगा √3, ठीक है। अगर यही दिया है तो अच्छी बात है, इससे डायरेक्ट इसको रख लो, समझ रहे। चलिए ठीक है, यही क्यों हुआ अगर मैं और बताऊँ आपको, क्योंकि आप कन्फ्यूजन कर सकते हैं इसमें। जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है ना बच्चों, एंगल ऑफ फ्रिक्शन मतलब ये वाला, वो हमारा होता है एंगल ऑफ रिपोज, ये पढ़ा होगा आपने फ्रिक्शन में, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। और ये दोनों किसके बराबर होते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ये सब जो बराबर होते हैं ये होते हैं म्यू के। और म्यू इनकी वैल्यू जो होती है वो 10 थीटा होती है, ठीक है। थीटा कौन सा वाला, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। या तो आप इससे समझिए। अच्छा आपका तो नहीं, हमको इससे समझ में नहीं आया, एक और मेथड है इसको बताने का। जो अगला मेथड हो ये है, देखो अगर कोई बॉडी है, समझो ये है, ये हमारा मास m है, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में होगा क्या कि ये इधर कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा, ठीक है। और अगर ये नीचे को ऐसे मोशन कर रहा है तो इधर को हमारा एक्सलेशन अपना वही mg साइन थीटा हर बार की तरह, ठीक है, ये हमारा थीटा है। अच्छा ये जो मेरा एंगल है बच्चों mg है, तो इधर से जो एंगल बनाएगा ये हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। और ये मेरा नॉर्मल रिएक्शन है। तो जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी तो आप ये समझ सकते हैं कि जो mg साइन थीटा है वो f के बराबर होगा, mg साइन थीटा f के बराबर होगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, ठीक है। और mg cos थीटा जो होगा वो मेरा r के बराबर होगा। आप इन दोनों को डिवाइड करिए तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। क्यों, क्योंकि f की वैल्यू होती है म्यू r। इससे भी कह सकते हैं आप कि ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन लेना है इस पर, तो म्यू इक्वल टू होगा 10 एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ठीक है। पूछा था क्वेश्चन, अच्छे लोग हिल जाते हैं इनमें, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ना, आप जेई नीट कोई भी एग्ज़ाम है बच्चों, आप उसको ये मत देखो, आप फील करो ना। अगर आप नीट वाले होते तो आपको नीट टफ लगता, अगर आप जेई वाले होते तो आप जेई टफ लगता। आप चाहे जेई वाले हैं, चाहे नीट वाले हैं, चाहे आप बोर्ड वाले हैं, अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, आप बेसिक से शुरू करिए, एडवांस तक ख़त्म करिए उसको ऊपर तक, ठीक है। अगर आपसे हो पाता है उसमें फिर आप हेल्प लीजिए। आप जो ये प्रोसेस है ना, अगर इसमें ध्यान दोगे अच्छे से तो आपका सब्जेक्ट ऐसा क्लियर होगा कि आप बहुत, क्या बोलते हैं उसको, हीरा निकलोगे कोयले की खान में। जो कोयले की खान है उसमें से ही हीरा निकलता है, यही चीज़ें हैं। तो अगर आप नीट वाले हो, मान लो आप नीट वाले हो, सपोज आपने जेई के क्वेश्चन कर लिए सारे, आपको आने लग गए, तो आप सोचिए आप नीट का ऐसा हाल कर दोगे जो कोचिंग वाले या आप कोचिंग वाले जो बच्चे हैं वो नहीं कर पा रहे, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और ऐसा हाल कर दिया। अगर आप जेई वाले हैं, आपने नीट से लेके जेई एडवांस तक कर लिया, तो आपको छोटी चीज़ें भी पता है, बड़ी चीज़ें भी पता है। एडवांस में तो 2-3 चीज़ें मिक्स कर दी जाती है ना, समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो इसमें ये क्वेश्चन अब पता नहीं कहाँ आया था, लेकिन ये आया था, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो जब भी आपके पास आएगा तो आपको ये वाला एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन लेना है BAC, ठीक है, ये देगा वो, क्योंकि तुम ये लो करके, समझ लो। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। मैं कोई भी क्वेश्चन बच्चों रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ मैं आपका। ये हमारे 2 ब्लॉक हैं,
ठीक है। और ये जो ब्लॉक हैं इनके जो मास हैं, मान लीजिए m है, इसका भी m है, ठीक। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर की है और ये एंगल 30 है। तो आपसे क्या कह रहा है कि जो ब्लॉक मास है इसका वो 0.5 kg है, ठीक है। और इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी है, इनिशियली वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और म्यू के की जो वैल्यू है वो भी दी है आपको 0.2। क्लियर है यहाँ तक? आपसे कह रहा है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर इट ट्रेवल डिस्टेंस 10 मीटर। समझ रहे हैं? ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चन को, आप समझिए। चलो लिख ही देता हूँ। क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है। आप सोचेंगे कि कैसे हम रिलेट करें बाद में ना, हैज इनिशियल वेलोसिटी को तो u लिख लेता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी u डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन एट 30 डिग्री एंड म्यू के 0.2, द वेलोसिटी आफ्टर 10 मीटर। ये पूछा है, इंक्लाइन प्लेन का ही क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आप इनिशियल कंडीशन ये है 10 मीटर के बाद बंदा यहाँ पहुँच गया, तो आपको पूछ रहा है कि यहाँ की वेलोसिटी कितनी है, यू आपको दी थी। क्लियर? अब आप देखिए, ये म्यू के देने का मतलब समझ रहे हैं? आप देखो बार बार एफ लगाओगे टाइम वेस्ट होगा। जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा याद करो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ। ये आपने रट्टा मार दिया, ठीक। रट्टा क्या, जब क्वेश्चन करोगे वैसे आ जाएगा। तो जी 10 रख लो, साइन 30 आपको बताइए हाफ, अच्छा म्यू के है 0.2, हाफ कर लेता हूँ इसको, और कॉस 30 हो गया, ठीक है। 0.2, अच्छा 0.2 को हाफ क्यों कहेंगे यार, गलत हो गया है, ठीक है। 0.2 है हमारा, 0.2 ही रहने दो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक। 2/10 रखेंगे, फिर 1/5, कौन रखे 1/5 ना, गलत हो जाएगा। तो साइन 30 है हमारा, साइन 30 आ जाएगा 1/2 माइनस 0.2, और कॉस 30 हो जाएगा √3/2, ठीक है। अच्छा 2 दोनों में है, कैंसिल मत करना कुछ, 2 बाहर निकाल लो, तो हो जाएगा 10 माइनस 0.2 इंटू 1.7, तो 1.7 आपका हो जाएगा 3.4, 3.4 10 में से माइनस करोगे तो ये आएगा 3.26 के आसपास, ठीक। एक्सलेशन ये हो गया। अब देखो ये एक्सलेशन है ना, आपसे पूछा क्या है, वेलोसिटी, तो मैंने ये क्यों निकाला, देखो आपको डिस्टेंस दी है, तो आपसे कह रहे हैं कि इतने इतने बात बताओ, आपको एस गिवन है ना, एस मतलब 10 मीटर आपको गिवन है, 10 मीटर के बाद आपको निकालना है। तो भाई वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as, समझ रहे हैं? अच्छा जी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल यू आपका है 10, ठीक है। इनिशियली रेस्ट क्या था, 0 कर देते, अब 10 दिया है तो रखेंगे। a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आपका, निकाल दिया, g मत रख देना यहाँ पे गलती से भी, ठीक है। 3.2 इंटू एस है 10, ठीक। सॉल्व करते हैं इसको, 10 का हो गया 100 प्लस 6.4 हो गया है, 6.4 इंटू 10 64 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 164, 3.26 रखें इसको, चलो इतना ही, 164 हो गया, ठीक है। तो v रूट में आ जाएगा, तो अगर आप 6 लोगे ना तो ये लगभग लगभग कितना आएगा, 13 के आसपास आएगा। देखो 169 जो 13 का स्क्वायर रूट होता है, तो 164 आया है, 5 ही कम है। अगर इसी क्वेश्चन में तो आंसर कितना हो गया, ये हो गया। अगर सेम क्वेश्चन होता, अगर आपसे कहता कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी आफ्टर, ऐसा कहता, सेकंड पार्ट मान लो इसका, व्हाट इज वेलोसिटी आफ्टर 15 मिनट, 15 सेकेंड, मिनट में फिर बदलना पड़ेगा सेकेंड, ठीक है। सेकेंड ऐसा यूनिट है ना, तो फिर भी यही करना पड़ता, एक्सेलेरेशन ये आ गया, लेकिन अब हमें ये यूज़ करना पड़ता। तो कंडीशन ये है, अगर टी गिवन होगा तो आप पहला रूल यूज़ करो, अगर टी एस गिवन है तो आप थर्ड रूल, ये लॉज ऑफ मोशन का थर्ड ही लगाओ। तो यहाँ पे v इक्वल टू यू हो गया आपका 10, a हो गया 3.2 इंटू टाइम हो गया कितना दिया था 15 इंटू 15, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आप प्रिपेयर रहिए इसके लिए। तो अगर आपको एस गिवन है ये लगाइए, टी गिवन है ये लगाइए, लेकिन ए तो निकालना पड़ेगा। हाँ अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तब तो और भी बल्ले बल्ले,
फिर तो इतना ही लगाना पड़ेगा हमको ना, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा लगा के डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्वेश्चन आपका चैप्टर है, एनसीईआरटी से ले रहा हूँ मैं, वर्क। ठीक है, आपने चैप्टर पढ़ा होगा ये, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी पावर, सॉरी थ्योरम कह रहा हूँ, वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हर क्वेश्चन को आपको करना 6.25। ठीक है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, सेम इंक्लाइन प्लेन पे ही बेसिक है, बेसिस वही है पूरा। अच्छा, क्या है क्वेश्चन देखते हैं। अब इन महानुभावों ने ऐसा कर दिया इस बार, एनसीईआरटी तो जड़ है ना, अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है अच्छे से तो आप बहुत पीछे हैं अभी। ये आपकी इंक्लाइन प्लेन है और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो h है। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी खोलिएगा। टू इंक्लाइन फ्रिक्शनलेस ट्रैक, वन ग्रेजुअल एंड अदर स्टीप मीट अ पॉइंट ए। यहाँ पर मिल रहे हैं, एक ग्रेजुअल है बोल रहा है और एक थोड़ा सा स्टीप है, θ1 θ2 दिए हैं। अच्छा, कह रहा है कि वेयर टू स्टोन आर अलाउड टू स्लाइड डाउन फ्रॉम रेस्ट। यहाँ पर एक स्टोन था, ठीक है, एक स्टोन है, दो स्टोन है। ठीक है, तो दोनों के जो मास हैं अलग अलग मान के चलो, एक यहाँ को इधर को गिरा रहे हैं और एक इधर को गिरा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, आगे कह रहा है वन ऑन ईच ट्रैक, फिगर दिया है, विल द स्टोन रीच द बॉटम एट सेम टाइम। तो आपसे कह रहा है कि ये जो बॉटम यहाँ पे है, ये बॉटम लेयर है, क्या है, दोनों स्टोन सेम टाइम पे आ पाएंगे। अच्छा, दूसरा कह रहा है एक्सप्लेन, और θ1 दिया है 30 डिग्री और ये दिया है 60 डिग्री। ठीक है जी, और कुछ, h दिया है 10 मीटर। 1 मिनट आप इसको कर ही सकते हैं, इजीली मैंने करा है। अभी टाइम निकालो कह रहा है मतलब, और आगे कह रहा है व्हाट आर द स्पीड एंड टाइम टेकन बाय द स्टोन। तो आपसे पूछा है स्पीड एंड टाइम टेकन बाय स्टोन। तो अच्छा, ये बात आप समझ लो, अगर टाइम टेकन दोनों का सेम आ गया तो दोनों बराबर टाइम में नीचे पहुंचेंगे, अगर नहीं आया तो नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शनलेस ट्रैक है ऐसा हमें क्लियरली कहा गया है, और वैसे भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया भी नहीं है। अच्छा जी, तो A1 मान लीजिए पहला स्टोन है, इसका एक्सेलरेशन A1 है, A1 इक्वल टू आप समझ लो कितना हो जाएगा, जी साइन θ1। कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं करूँगा, कैसे आया नहीं बताऊँगा, क्योंकि बहुत बार हम बता कर चुके हैं और आप समझ गए होंगे जो अच्छे से सीरियसली देख रहा होगा। अच्छा, अब मान लो ये बंदा ए से यहाँ पर बी में इस ट्रैक में आने में टाइम T1 लग रहा है, हमें ये नहीं पता है बच्चों कि कहाँ पर है। ठीक है, हमें ये बताया कि जो बॉटम लेवल है, बॉटम लेवल तक हम यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है वो T1 है। अच्छा, इस पूरे पे आप क्या लगा दीजिए, इस पूरे पे आप लगा दीजिए सेकेंड लॉज मोशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप देखिए, आपको ये डिस्टेंस नहीं दी है तो आप इसको ए बी ले लो। ठीक है, u इनिशियली रेस्ट पे है, यहाँ पे दोनों रेस्ट पे थे, तो u 0 हो गया, तो इसका मतलब ये पूरा 0, यहाँ से हाफ, a की जगह आप रख सकते हो g साइन θ1। ठीक है, और टाइम कितना है यहाँ पे T1 का स्क्वायर। ठीक है, ये स्टोन 1 के लिए कहानी हो रही है, और 2 के लिए अगर आप करोगे तो A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा g साइन θ2, सेम केस करना है। और यहाँ से ये A है तो मान के चलो ये C है, तो AC जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ g, ठीक है, साइन साइन θ2 और T2 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, T2 का स्क्वायर। अब देखिए आगे की कहानी। अच्छा, बाई स्टोन को हटा देता हूँ से, बाई स्टोन यहाँ डाल दो, बाई स्टोन। अच्छा, अब मुझे आप बात बताओ, ये ए बी कैसे निकलेगा। देखो एच दिया है आपको, ठीक है, और आपको कोई इसमें डेटा नहीं दिया है, तो आप देखिए अगर आप इस पर साइन θ1 लगाते हैं इस वाले पे, तो साइन θ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ओवर परपेंडिकुलर, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, हाइपोटेन्यूस, हाइट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या है ए बी, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच ओवर साइन θ1। समझ रहे हैं, तो जैसे ही आपका आया इसको यहाँ पुट कर दो,
तो एच ओवर साइन थीटा 1 इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, पहले लिख लिया मैंने, साइन थीटा 1। ठीक है, 2 साइन थीटा 1 हो गए, तो 2 हो गए तो हम क्या करेंगे, इस साइन थीटा 1 को भी इधर भेजते हैं, टाइम निकालना है हमको। तो T1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा बच्चों, 2 पर पहुंचा तो 2h, साइन थीटा नीचे पहुंचा तो साइन स्क्वायर थीटा 1, टोटल में इसका हमारा रूट। क्लियर है यहाँ तक? जी भी था ना, जी हाँ जी बजिया, तो जी को कहाँ भेजेंगे, जी को भी नीचे भेजेंगे क्योंकि इनटू में है तो नीचे जी अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ से टाइम क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, टाइम अगर आप देखें वो आ जाएगा रूट 2h ओवर जी, ठीक, और 1 ओवर साइन थीटा 1। क्लियर, क्योंकि स्क्वायर से बाहर आ जाएगा। सिमिलरली ये कहानी इस पर लगाएं, AC के लिए लगाएं अगर, तो वही तो आ जाएगा, AC इक्वल टू क्या आ जाएगा, h ओवर साइन थीटा 2, और ये पूरा यही आ जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ से T2 निकालें तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट 2h ओवर जी 1 ओवर साइन थीटा 2। ठीक है, T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। अब मुझे आप बात बताइए, क्या थीटा 1 और थीटा 2 सेम है? देखो ये वाला टर्म ना रूट 2h बाई जी और रूट 2h बाई जी दोनों में सेम है, h तो दोनों के लिए सेम है, जी दोनों के लिए सेम होगा। अब ये पूरी बात ये है कि टाइम तभी सेम हो सकता है जब हमारा साइन थीटा 2 साइन थीटा 1 के बराबर हो, जो कि नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों सेम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे। पहली बात समझ गए होंगे? क्लियर? कौन पहले पहुंचेगा? अब देखो, थीटा 1 30 है, थीटा 2 60 है, तो थीटा 2 बड़ा है। अगर दोनों का साइन लेते हो तो साइन थीटा 1 तो छोटा होगा साइन थीटा 2 से, तो इसका मतलब है साइन थीटा 2 बड़ा है। तो साइन थीटा 2 अगर बड़ा होगा तो T2 छोटा हो जाएगा, और ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2। तो भैया जो ये वाला T1 है, जो पहला स्टोन है, ये यहाँ आने में ज़्यादा टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा, वो वैल्यू ये रही दोनों। क्लियर? अच्छा, आपसे पूछा स्पीड बताइए, तो स्पीड तो सिंपल लगा दो, एक ही लॉज इस पे लगा दो, थर्ड वाला, तो v इक्वल टू रूट 2gh, ये लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, रूट 2gh, तो ये आपका वो था। अब जो ये दोनों स्टोन हैं, ये दोनों स्टोन में आप टाइम भी निकाल सकते हो, वैल्यू पुट करके आप टाइम निकालिएगा। ठीक है, और अब आप कहेंगे ये कैसे आया? ठीक है, अगर आप लॉज ऑफ मोशन नहीं लगा रहे हो, आप ये देखो, जो ए पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, वो आपकी होगी, ए पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh, और जो नीचे आएगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पे। ठीक है, किसी भी साइड लगा लो, तो m से m कट गया, इसको सॉल्व करोगे यही आएगा। ठीक है, अच्छा समझ गए होंगे यहाँ तक? आगे चलें, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये NCERT है बच्चों, आप समझ लीजिए आप NCERT किस लेवल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो है रोटेशन का। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, और यहाँ से कोई भी एक ऑब्जेक्ट रोल करता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, रोलिंग मोशन दिखा रहा है, ऐसा आपको दिखाया जाएगा क्वेश्चन में। तो उस केस में जो एक्सलेशन होता है, वैसे तो छोटा सा डेरिवेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा के या एनएलएम लगा के, दो तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ये आपका होता है एक्सलेशन की वैल्यू। और वहीं अगर स्पीड की बात आए तो स्पीड में क्या होगा, 2gh, मैं निकाल चुका हूँ इसको वैसे तो। ठीक है, आपको किसी भी बुक में मिल जाएगा, ये दो चीज़ें हैं। अब इसमें ना कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक, अभी मैंने ये भी बता दिया, वैसे आप देख सकते हैं, एक रिंग, एक सिलेंडर और एक स्पेयर, तीनों को अगर ऊपर से फेंकेंगे तो सबसे पहले कौन आएगा बॉटम पे। ठीक है, पहला तो ये था हमारा, दूसरा पार्ट ये था, तीसरा पार्ट ये था। ठीक है, इनसे ना इजी क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे? ये हाइट h है, इससे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे ना बच्चों, आपको h दे देगा, ठीक है, ये आपको बता देगा कि रिंग है या सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था 1 होता है, इसके लिए हाफ होता है, इसके लिए 2/5। ठीक है, k²/r² जो है ना वो ये हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन है, और ये हमारा मेजर करता है इनर्शिया। ठीक, तो ये 1/2 और 2/5 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया।
तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि इसी में एनसीईआरटी में अगर आप जाओगे, आप एनसीईआरटी में 7.18 क्वेश्चन खोलिए और चैप्टर है रोटेशन, ठीक है। रोटेशन चैप्टर में 7.18 खोलेंगे तो आपसे पूछेगा कि अ सॉलिड स्फीयर रोल डाउन टू डिफरेंट इंक्लाइन प्लेन। अब कहानी क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है वो दो अलग अलग प्लेन में मूव कर रहा है ऑफ सेम हाइट, ठीक है। मतलब ये थीटा अलग अलग है, समझ रहे हैं। तो आपसे कह रहा है विल इट रीच द बॉटम विथ सेम स्पीड इन ईच केस। तो अगर किसी एक ऑब्जेक्ट को आप किसी दो अलग अलग इंक्लाइन प्लेन में जिनका एंगल इंक्लाइनेशन अलग अलग है उसमें डालेंगे, तो आपसे कह रहा है क्या उसकी यहाँ तक आने में स्पीड दो केस में, जैसे मान लो एक ही है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, सेम ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर से फेंकेंगे यहाँ से नीचे को, तो यहाँ पर दोनों की क्या स्पीड सेम रहेगी, ये पूछेगा। तो बच्चों देखो, अगर स्पीड किस पे डिपेंड कर रही है, हाइट पे, समझ रहे हैं ना। तो अगर हाइट सेम है, चाहे आप उस ऑब्जेक्ट को 10 डिग्री से फेंको, 15 डिग्री से फेंको, 20 डिग्री से फेंको, स्पीड नीचे आने तक सेम होगी, समझ रहे हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन इसी में, अगर आपसे ये पूछे, ठीक है, रोलिंग का केस है, हाँ, ये रोलिंग में अगर आपसे पूछे, इसी में सेकंड पार्ट क्या है, विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन प्लेन देन अदर, मतलब ये टाइम जो है पहले से दूसरे में अलग अलग होगा। तो आप ये देखो इसमें अलग अलग होगा, क्यों, जो स्पेयर है ना वो लॉन्गर टाइम लेगा एक प्लेन से दूसरे में, क्योंकि एंगल अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे आपसे पूछ रहा है अगला, विल इट टेक लॉन्गर टू रोल डाउन वन प्लेन टू अदर। अच्छा, ये ठीक हो गया। अच्छा, अगला कह रहा है कि इफ़ सो विच वन एंड वाई। तो कह रहा है कि अगर ऐसा होगा तो क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा ना, एक्सलेशन देखो आप, एक्सलेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पे। तो अगर एक्सलेशन ही थीटा पे डिपेंड कर रहा है तो ये अलग अलग टाइम से इसका एक्सलेशन चेंज होगा, दो इंक्लाइंड प्लेन में तो अलग अलग टाइम लगेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन और है लास्ट आज का, फिर इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मेरा फेवरेट है अभी तक का। ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है जिसमें हमारा जो थीटा दिया है एंगल वो 30 दिया है। और बच्चों ये ना हमारा एक मास है m, ठीक, अभी नीचे है। तो आपसे क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी है, अगेन मैं आपको क्वेश्चन नंबर बता दूं, 7.21 रोटेशन, ठीक है, रोटेशन में 7.21 वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है, और सॉलिड सिलेंडर, ये जो है हमारा ये सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर रोल्स अप, ये रोलिंग के केस हैं, जो लास्ट वाले केस बता रहा हूँ मैं, रोटेशन में सब रोलिंग आएगा। रोल्स अप इन इंक्लाइन प्लेन ऑफ एंगल 30 एट अ बॉटम ऑफ इतना, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिलेंडर हैज स्पीड इतना। तो यहाँ पर जो है पूरा सेंटर ऑफ मास की हम स्पीड लेते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हमारी यहाँ से स्पीड है, यू मान के चलो इसको, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और ये ऊपर को जाने की कोशिश कर रही है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ फार विल सिलेंडर गो अप द प्लेन। तो मतलब ये कितना ऊपर जाएगा, मान लो डी डिस्टेंस जाएगा तो डी निकालना है, कितना ऊपर जाएगा, मान लो यहाँ पहुँच गया तो ये डी डिस्टेंस पे, ठीक है। और दूसरा कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू बॉटम, और कितने टाइम बाद ये वापस आएगा, क्योंकि इंक्लाइनेशन है, इसने तो नीचे आना ही है, तो ऊपर जाएगा, तो ये कह रहा है कि कितने टाइम बाद ये नीचे आएगा। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर जनरली ऐसे क्वेश्चन जो है ना हमारे, वो हम एनर्जी कंजर्वेशन से निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल और जो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल, दोनों में आप देखेंगे जो हमारी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो कुछ होगी, फाइनल जीरो हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो ये तो इनिशियली जीरो होगी ना, कुछ है ही नहीं यहाँ पे, और रोल कर रही है तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी हाफ mv² ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। और इसी को अच्छे से डिफाइन कर दो तो हाफ mv², ये आपको आना चाहिए, ये इसका सॉल्व करके शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। अच्छा जी, इसका मैंने आपको वैल्यू बता दिया, सिलेंडर का होता है 1/2, तो 1/2 यहाँ रखेंगे तो 1 में 1/2 ऐड करो, कितना आ जाएगा, 1 में 1/2 तो 2, 3/2, तो ये हो जाएगा 3/4 mv², ठीक है। अच्छा जी, अब जब ये किसी डिस्टेंस पे पहुंचेगा, मान लीजिए कोई हाइट है, ठीक है, किसी हाइट पे ये पहुंचा, ये h एज्यूम कर रहे हैं,
तो एच हाइट पे देखेंगे आप, इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जो हमारी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पर लिख लीजिए, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, नॉन जीरो हो जाएगी। और कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो फाइनल हो जाएगी वो हो जाएगी mgh। ठीक है, अगर आप यहाँ पे थीटा लगाते हैं बच्चों, क्या लगाते हैं, थीटा लगाते हैं, ये डिस्टेंस मैंने डी एज्यूम कर रखी है, तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा h/d। ठीक है, अच्छा जी, तो आप यहाँ से h की वैल्यू निकाल सकते हैं, d साइन थीटा, और साइन कितना है, 30 है, तो साइन 30 होता है आधा, तो ये हो जाएगा mg, और h की वैल्यू हो जाएगी d/2। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको पता होना चाहिए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। 2 पॉइंट चाहिए, हमने वो आइडेंटिफाई कर लिए। तो जब हम इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, mg/d/2 इक्वल टू 3/4 mv²। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो इनिशियल हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो हमारी जीरो है, इन दोनों के बराबर होगी। तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, m से तो m ले चला, ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद d आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा देखिए, 3 में ऊपर पहुँच जाएंगे v² तो 5, ठीक है, अपॉन जी कितना है, 10 कर लेते हैं चलो, इंटू 2। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ऊपर 25 हो जाएगा, तो 25 और 2 10, 3.3 और 3.8, तो ये डी हो गया हमारा। क्लियर है, समझ में आया नहीं आया? ये तो पहला पार्ट है। अब पूछ रहा है आपसे टाइम कितना होगा, तो एज अ होल अगर इसमें आप मोशन लगा दें, कौन सा वाला, इनिशियल फाइनल वाला, ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए जो एक्सेलरेशन होगा वो चेंज इन वेलोसिटी होगा, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ओवर टाइम। ठीक है, अब जो यहाँ पर चेंज ऑफ वेलोसिटी है vcm, वो कितनी हो जाएगी वो निकालनी पड़ेगी, वो आप निकाल लो u² माइनस v² इक्वल टू 2as से, तो ये तो एक जीरो हो जाएगी यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2as, यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी v²/2s, तो इस a की वैल्यू ये आ गई हमारी। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए, एक a की वैल्यू ये है, एक a की वैल्यू ये है, दोनों को इक्वेट कर दो, तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो डेल्टा cm, ठीक है, डेल्टा cm/t इक्वल टू v²cm/2s। ठीक है, s हमने d लिया है ना, तो d हो जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। अब v जो आपको है, यहाँ से t देखेंगे, एक से एक, ये डेल्टा ही ले लीजिए इसको, हाँ ये चेंज है तो डेल्टा, तो डेल्टा एक से एक कट गया, तो यहाँ से t की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2d/v। ठीक है, तो 2d/v आ जाएगी, d है आपका 3.8, तो 2 × 3.8/5, तो ये हो जाएगा 1.5। ठीक है, कितना हो जाएगा 1.5। ठीक है, d की वैल्यू रख देनी है 3.8, v की वैल्यू रख देनी है 5। अब देखिए 1.5 है ऊपर चढ़ने का टाइम, यहाँ से यहाँ तक चढ़ने का टाइम है 1.5, और यहाँ से यहाँ आने का टाइम भी कितना होगा 1.5, तो टोटल कितना हो गया 3 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन था। तो बच्चों ये हमारे कुछ इंक्लाइन प्लेन वाले क्वेश्चन थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर में, तो मैंने कोशिश करी कि आपको एक साथ इनको बताने की। अगर आपको वाकई में कुछ हेल्प मिली है, सेशन पसंद आया है, तो आप एक कमेंट करिए और बताइए कहाँ पर आपको दिक्कत आई, या कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया, कहाँ पर आपको समझ में आया। ठीक है, क्योंकि आपका कॉम्प्लीमेंट ही मेरे लिए बहुत कुछ है। और दूसरी बात, अगर आप कहीं पर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप उसको कमेंट करिएगा। ठीक है, अब देखो ना बच्चों, यहाँ पर मैंने सेंटर ऑफ मास, एक डाउट ये रह सकता है बहुतों को कि ये सेंटर ऑफ मास क्यों लिया। देखो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में एक पार्टिकल का मोशन नहीं होता, आप रोटेशन में जाओगे वहाँ एक या दो पार्टिकल का मोशन नहीं है, वहाँ बहुत सारे एन पार्टिकल हो सकते हैं। तो हमें जो वेलोसिटी लेगी, हम क्या लेते हैं वहाँ पे, सेंटर ऑफ मास, तभी तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट आया। तो सेंटर ऑफ मास पे हम क्या करेंगे, जो वेलोसिटी है वो पूरी एक सेंटर ऑफ मास की ले लेंगे, तो सेंटर ऑफ मास की लेंगे, इसलिए मैंने सेंटर ऑफ मास लिखा। ठीक है, ये अब लिखना पड़ा मेरे को, अदरवाइज आप एग्जाम में अगर वी करके करें आंसर सही आएगा। ठीक है, लेकिन ये सही तरीका है, कंसेप्चुअल है, जो एक्सलेशन होगा वो पूरी सेंटर ऑफ मास का लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले ब्लॉग, अगले एफबीडी में, और अगले लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।
मस्त रहिए। थैंक यू।